राजस्थान के कोटा में बीते 2 दिनों में 2 छात्रों की मौत हुई है। नीट की तैयारी के लिए 2 महीने पहले ही आए 17 साल के छात्र ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली है। इस साल 2023 में इस तरह का ये 14वां मामला है। 2022 में 15 छात्रों ने अपनी जान ले ली थी। 2022 में कोटा में एक दिन में 3 छात्रों ने अपनी जान ली थी। 2017 में 10 छात्रों ने खुदकुशी की और 2018 में 12 ने अपनी जान ली। 2019 से 20 में कोविड के कारण छात्रों की तादाद भी कोटा में कम थी और ऐसे मामले भी कम थे। 2021 में कोचिंग की शुरुआत हुई और 9 ने अपनी जान ले ली। तो विशेषज्ञों के अनुसार कोविड के बाद खुदकुशियों का ये मामला वो बड़ा भी है और क्यों नहीं थम रहा है कोटा में इस तरह से इन खुदकुशी का सिलसिला, यही समझने की कोशिश करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रोफेसर आनंद कुमार, संस्थापक हैं सुपर 30 के, इन्हें कौन नहीं जानता है और छात्रों पर इनका गहरा प्रभाव है, वो हमारे साथ है। और साथ ही हम आपको बता दें हमारे साथ मनोविज्ञानी हैं जयंती दत्ता। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो पहले आनंद कुमार जी, मैं आपसे आप क्या छात्रों को संदेश देना चाहेंगे? और जब कोटा से ऐसी खबरें आती हैं तो बहुत परेशान आप भी होते होंगे हम सब की तरह। बहुत दुख की बात है कि ऐसी खबरें आती हैं और उससे भी ज्यादा दुख की बात है कि लोगों में निराशा का माहौल जागता है और इसको देखा देखी करके दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। तो ये एकदम गलत बात है। बच्चों को कभी भी इन घटनाओं को निगेटिव नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसके गहराई में जानी चाहिए कि ऐसी घटनाएं क्यों घटी और इसकी पुनरावृत्ति न हो। तो हम तमाम युवाओं को, छात्रों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव बने रहे और हमेशा याद रखें कि किसी इम्तिहान में नतीजे गड़बड़ आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी इम्तिहान में इतनी ताकत नहीं है कि आपके वो भविष्य की गवाही दे सके। इसलिए तुरंत क्षणिक कोई डिसीजन न ले, सोच समझकर जीवन में आगे बढ़े, संयम रखें। बिल्कुल संयम रखे। अब ये छात्र तो 2 महीने पहले ही आए थे जिन्होंने अपनी जान ली है, छोटी सी उम्र में, शायद पहली बार माता पिता के बिना भी रहते हैं। तो ऐसे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ मैम कि जयंती जी कि आपको क्या लगता है, बच्चों पे एक तो पढ़ाई का प्रेशर, अपने माता पिता से पहली बार दूर रहने का प्रेशर, फिर कंपटीशन भी इतना बहुत भारी पड़ जाता होगा बच्चों पर। देखिए, अगर हम इसकी साइकोडायनामिक्स में जाएं, ये पहली मर्तबा बच्चे मोस्टली जो हैं अलग थलग हो जाते हैं परिवार वालों से, लेकिन परिवार वालों का इतना प्रेशर रहता है। कुछ साल पहले किसी पब्लिक गैदरिंग में मैं किसी और मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन उनमें से एक बच्चा आया मेरे पास और उसने बोला ये मैं कोटे से हूँ और कोटा में मैं इस तरह से तैयारी कर रहा हूँ और मैम मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने जमीन जो है गिरवी रख दी है। मैं घर का बड़ा लड़का हूं, मुझे ये तीसरा मौका मिल रहा है, मुझे ये हासिल करना ही होगा, नहीं तो मैं वापस कैसे जाऊंगा। आप निधि जी देखिए, एक तो बच्चे की अपनी प्रेशर और इतना इनएक्सपीरियंस्ड बच्चा इस हालात में पहुंचता है कि उसको पीयर सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि पीयर्स में जो है ये उम्र ऐसी है, पीयर की अहमियत बहुत होती है और पीयर सपोर्ट यहाँ पे ऐसे माहौल में नहीं मिल पाता क्योंकि एक दूसरे से कंपटीशन में होते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अहम बात बोली कि पीयर प्रेशर भी रहता है, घर का भी प्रेशर रहता है। प्रोफेसर आनंद कुमार, क्या आप इसका हल देखते हैं? क्या आप सुझाव देना चाहेंगे माता पिता को, जो कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं उनको? बच्चे तो सुन ही रहे होंगे आपको। जयंती जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। दरअसल में माता पिता की भी कम गलती नहीं होती है। वो मोहल्ले में, समाज में देखा देखी करके कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा या मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, अननेसेसरी दबाव बनाना शुरुआती दौर से ही बच्चों पर कर देते हैं। बच्चा बेचारा घबरा जाता है, ना कहने की स्थिति में अपने आप को गुनहगार समझता है। तब क्या करता है बेचारा, कोटा चला गया, माँ बाप आखिरी जमीन भी बेच दी, आखिरी अंतिम जमीन 1 कट्टे थी वो भी बेच दिया। अब बच्चा पर प्रेशर है, जैसा इन्होंने बताया कि कुछ तो करना है, नहीं तो मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। और गलतियां कोचिंग वाले भी करते हैं कि बच्चे का बगैर टेस्ट लिए या खाना पूर्ति के लिए एक टेस्ट लेते हैं और कहते हैं नहीं बच्चा लायक है डॉक्टर बनने का,
नीट करने का, IIT करने लायक है, जबकि उसमें हो सके किसी दूसरे तरह की प्रतिभा हो। पैसा बनाने के लिए, मनी मेकिंग के लिए बच्चा को ले लिया ट्यूशन सेंटर पर, बच्चा पहला दिन दूसरा दिन गया, उसको कोई बातें समझ में नहीं आए, बच्चा पूरा संघर्ष कर रहा है। जयंती जी ने ठीक कहा, उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं, सेंटर पर कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं है, घबराहट हो रही है, बच्चा अकेले फील कर रहा, अकेलापन, अकेले रह रहा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लाज लिहाज से जब माता पिता पूछते हैं फोन पर, मैं अक्सर गाँव में ऐसी घटना देखता हूँ, क्या हो रहा है बेटा, कैसे हो, नहीं पापा सब ठीक है, मम्मी अच्छा होगा, मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा। घबराहट होने लगती है, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है कोचिंग में। ऐसे बच्चों में जो सिम्टम आता है, वो क्लास से एब्सेंट होने लगते हैं, गुमसुम रहने लगते हैं, लोगों से कटने लगते हैं, और कोचिंग सेंटर में इसका कोई केयर लेने वाला नहीं है, तो बस बच्चा बेचारा मजबूर था। जी प्रोफेसर आनंद, क्योंकि मेरे पास समय मुझे कहा जा रहा है कम है, मैं आपसे, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है राजस्थान में अब जो पुलिस के लोग हैं वो जो कैंटीन्स हैं जहाँ पे बच्चे जाके ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर जाकर उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोटा की बात करें, 2 लाख छात्र वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, 10, 12, 15 पुलिसकर्मी क्या कर पाएंगे? ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि शुरुआत अच्छी है, लेकिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे सरकारों को, या जो वहाँ पे क्या क्या कहेंगे? पहले मैं प्रोफेसर आनंद कुमार को संक्षेप में सुन लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जी जी जी, हम संक्षेप में बताना चाहे, सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि कोचिंग पर पैनी निगाह रखे, उनका मापदंड फिक्स करे कि उसी बच्चे को ले जिसमें इस तरह का टैलेंट है, सक्षम है। दूसरी बात, एक बड़ा काउंसलिंग सेंटर खोले, कई मनोवैज्ञानिकों को रखें हॉस्पिटल की तरह की, जिसको जब भी इच्छा है वहां जाके अपनी समस्या को बोल पाए, और वो इतने फ्रेंडली डॉक्टर्स हो, चिकित्सक हो, सलाहकार हो कि उनको लगे कि मेरे माता पिता से बढ़कर हैं, अच्छे दोस्त हैं। ये 2 कदम तो तुरंत उठाने चाहिए। बिल्कुल, ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कोचिंग सेंटर के लिए। जी जयंती जी, संक्षेप में आप। मैं अपने प्रोग्राम में जितने बच्चे सुन रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगी, डॉक्टरी या इंजीनियरिंग सिर्फ ये 2 राह नहीं है आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। बहुत सारे ऐसे काबिलियत लिए हुए आप आते हो, जिसको अगर हम संजो ले, जिसको हम तराश ले, तो हो सकता है कि इन 2 लाइंस के अलावा भी आप बहुत ऊंचाइयों को हासिल करें। तो हर बच्चे को ये चाहिए कि वो अपने के अंदर यही ना सोचे कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एप्टीट्यूड्स हैं इन बच्चों में जिनको तराशा जा सकता है। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते बच्चे सुन रहे होंगे। बच्चों से एक गुजारिश है कि हौसला बनाए रखें, जीवन बहुत आगे है और आपकी जान बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में, और आज की जो एक अहम बड़ी खबर रही उस पर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में बयान देकर देश की राजनीति और माहौल दोनों को गरमा दिया है। अब किस किस तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, क्या हो रहा है, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी प्रधानमंत्री मोदी के बयान से मायूस हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद समान नागरिक संहिता को लेकर बनाए गए लॉ कमीशन का कोई मतलब नहीं। साथ ही मौलाना मदनी ने देश के मुसलमानों से सड़क पर न उतरने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री इसकी तायीद कर रहे हैं, ये चीज हमें ये बात बहुत खुलकर सामने आ गई कि अब इस तायीद के बाद लॉ कमीशन की इस राय के सिलसिले में ये तसव्वुर करना कि वो हमारी राय के ऊपर कोई फैसला करेगा, ये नहीं हो सकता। ये चीज़ बड़ी ख़राब है। अगर वाकई वो लॉ कमीशन को हाँ और ना दोनों का इख्तियार देते तो उन्हें खुद प्राइम मिनिस्टर होने के हैसियत से तकरीर के अंदर ये बात नहीं करनी चाहिए।
अब ये बताइए कि इस सूरत हाल के अंदर मुसलमान क्या कर सकता है। मैं पहले भी इस बात को समझता था, इसीलिए मैंने मुसलमानों से कहा था कि वो सड़कों पर एहतजाज ना करें, हम नौमान के साथ अपनी बात को लिख दें। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद देर रात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई और निर्णय लिया गया कि बोर्ड की समिति लॉ कमीशन से मिलेगी और शरिया में किन चीजों का जिक्र है उस पर एक रिपोर्ट भी देगी। बीजेपी के मुस्लिम नेता भी सामने आकर मुस्लिम संगठनों को जवाब देते नजर आए कि इस कॉमन सिविल कोड से किसी के धार्मिक आस्था, किसी के धार्मिक जो उनका काम करने का तरीका है या उनके धर्म है, उस पर कोई अतिक्रमण नहीं है। 80 से ज़्यादा देश हैं जहाँ पर कॉमन सिविल कोड है। कॉमन सिविल कोड मुसलमानों के लिए आ रहा है क्या? किसी एक धर्म और जाति के लिए आ रहा है क्या? ये कॉमन सिविल कोड समाज के सभी वर्गों को अलग अलग कानूनों के मकड़ जाल से मुक्त कराने के लिए आ रहा है। समाज के सभी वर्गों को इंसाफ देने वाला है, के इंसाफ की सुरक्षा के लिए है, ईमान की सुरक्षा के लिए, इंसानियत की सुरक्षा के लिए। भारत के संविधान में भी प्रधानमंत्री मोदी के संकेत के बाद भी कांग्रेस के नेता मांग कर रहे हैं कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर औपचारिक तौर पर अपना स्टैंड साफ करे। समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार ने एक लॉ कमीशन बनाया है। लॉ कमीशन ने 15 जुलाई तक आम लोगों से यूसीसी पर अपनी राय देने के लिए कहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के बयान की टाइमिंग पर सवाल उठने लाजमी है। बीजेपी के 3 बड़े एजेंडे, एक राम मंदिर जो बन रहा है, दूसरा कश्मीर से 370 धारा हटाना वो हट गई, और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बाकी है। और उसकी पिच प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले मध्य प्रदेश में, वहां से तैयार कर दी है। इशारा साफ है कि अब प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ही सही बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए जो तैयारी होती है वो शुरू कर चुकी है और चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद शुरू कर दी है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक बार फिर से समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा है कि संविधान के दायरे में रहते हुए राज्य में गठित कमेटी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। कांवड़ यात्रा और बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आस्था को दे सम्मान, पर ना शुरू हो कोई नई परंपरा। अवैध धर्मांतरण की हर कोशिश के खिलाफ करें कठोर कार्रवाई। बकरीद पर तय स्थान पर होगी कुर्बानी। सफाई के विशेष प्रबंध होंगे। सड़क आवागमन बाधित ना करें और धार्मिक गतिविधियों लेकर शरारती तत्वों से कड़ाई से निपटेगी पुलिस। कांवड़ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के भी अच्छे प्रबंध हों। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 29 और 20 जून को हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करेंगे। राहुल गांधी इस दौरे में राहत शिविरों में जाएंगे, इम्फाल में सिविल सोसाइटी की प्रतिनिधियों से मिलेंगे और चूड़ाचंद्रपुर भी जाएंगे। राहुल गांधी के दौरे की जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कल कहा कि ये मानवीय त्रासदी और ऐसे वक्त में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के बीच मोहब्बत का संदेश दें, ना कि नफरत का।
बात दिल्ली की। दिल्ली शिक्षा विभाग अब सीबीआई के जांच के दायरे में है। सीबीआई शिक्षक भर्ती अनियमितताओं की जांच करेगी। आरोप है कि शिक्षक नियुक्तियां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर मौजूद है। मुकेश, कहा जा रहा है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है, क्या है ये मामला? देखिए, बेसिकली एक सोसाइटी है जिसका नाम है वैदिक संस्कृत एग्रीकल्चर सोसाइटी। इस सोसाइटी के दिल्ली में कुछ स्कूल हैं, उन्हीं में से एक स्कूल में जो 18 वैकेंसीज थी टीचर की, उनमें से 16 वैकेंसीज में रिक्रूटमेंट किए गए। लेकिन एलिगेशन ये है कि उनमें से जो 6 लोग थे वो फर्जी तरीके से उनको रिक्रूट किया गया, यानी कि टीचरों की भर्ती जो है उनमें 6 टीचरों को फर्जी तरीके से भर्ती किया गया। इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फर्जी पाए गए जांच में। कई कैंडिडेट की जो एजुकेशन थी, जब वो चेक की गई तो पता पड़ा कि वो उतने शिक्षित नहीं है। इसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया और ये जो केस है ये वैदिक संस्कृत एग्रीकल्चर सोसाइटी के अलावा जो लोग फेक डॉक्यूमेंट पर भर्ती हुए हैं उनके खिलाफ भी हुआ है और इसके जो डायरेक्टर हैं कृष्णा राणा, उनके खिलाफ हुए हैं। सीबीआई के मुताबिक इसमें कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसीलिए जांच के दायरे में वो भी हैं। हालांकि ये मामला अभी एक ही स्कूल का है, कई स्कूलों का नहीं है। केवल एक स्कूल में 6 जो टीचर्स थे उनकी भर्ती का मामला है जो फेक डॉक्यूमेंट्स पर भर्ती किए गए। तो इसको लेकर सीबीआई ने केस दर्ज किया है और स्कूल के जो सोसाइटी के डायरेक्टर हैं कृष्णा राणा और जो 6 टीचर हैं उनके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। इस साल अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी और बीसीसीआई ने अहमदाबाद में मौजूदा दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम को खास तवज्जो दी है और यहाँ वर्ल्ड कप के ओपनिंग और फाइनल समेत 5 अहम मैच खेले जाएंगे। कभी कुछ ऐसा ही रुतबा कोलकाता के ईडन गार्डन्स को था। क्या अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट के मक्का ईडन गार्डन और लॉर्ड्स को पीछे छोड़ रहा है? एक रिपोर्ट। ईडन गार्डन्स पर 22 साल पहले टीम इंडिया की जीत की ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया को उसके फाइनल फ्रंटियर पर पस्त होने की याद दिलाती हैं, तो भारत और वर्ल्ड क्रिकेट को शायद उसकी सबसे बड़ी जीत की। इसी साल 19 नवंबर को टीम इंडिया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर एक और इतिहास रचने की तैयारी में है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में सबसे ज्यादा 1,32,000 दर्शक एक साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ओपनिंग और फाइनल का लुत्फ उठा सकेंगे। और 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का तो क्रिकेट की दुनिया बेताबी से इंतजार कर रही है। ईडन गार्डन से लगभग दुगनी क्षमता वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अपने आकार और स्टेट ऑफ आर्ट होने की वजह से आईसीसी और बीसीसीआई की पहली पसंद बन गया। दर्शकों के मैदान का व्यू, उनकी सुविधाएं, खतरा होने पर मल्टीपल इवैक्यूएशन फैसिलिटी का यहाँ खास ख्याल रखा गया है। यानी दर्शक यहाँ आए तो हमेशा के लिए याद सजो कर जाएं। ईडन गार्डन्स का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस मैदान पर भारत ने पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ 1934 में खेला, जो ड्रॉ रहा। ईडन गार्डन्स पर अब तक 42 टेस्ट, 31 वनडे और 11 टी20 मैच खेले गए हैं, जबकि अहमदाबाद का मोटेरा यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब तक 15 टेस्ट, 26 वनडे और 7 टी20 मैचों का गवाह रहा है। ईडन गार्डन्स पर भारत को 31% टेस्ट मैचों में जीत हासिल हुई है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 40% टेस्ट मैचों में टीम इंडिया ने जीत का सेहरा बांधा है। वनडे में भारत को ईडन गार्डन्स पर 42% मैचों में जीत मिली, जबकि वनडे में अहमदाबाद में भारत ने 39% मैचों में जीत हासिल की। ईडन गार्डन्स पर भारत ने टी20 के 55% मैच जीते। अहमदाबाद में भारत ने टी20 के 72% मैच जीते।
करीब 2.5 साल पहले 2021 में सिर्फ 9 महीने के वक्त में मोटेरा को नई शक्ल दी गई। इसकी दर्शक क्षमता 54,000 से बढ़ाकर 1,32,000 कर दी गई। इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नया नाम भी मिला और विजन भी रखा गया कि यहाँ ओलंपिक्स का भी आयोजन किया जा सके। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट डिप्लोमेसी का भी गवाह रहा है। 2020 में इसी स्टेडियम में हुए नमस्ते ट्रंप के आयोजन की यादें फीकी नहीं पड़ी हैं। नमस्ते ट्रंप। और इसी साल पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज की अगुवाई की और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच के दौरान दोनों देशों की 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाया गया। एक बार फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम टीम इंडिया की गौरव गाथाओं के इंतजार में है। पटकथा तैयार है। अगर टीम इंडिया ने तीसरी बार यहां वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती तो भारतीय क्रिकेट का एक और सुनहरा दौर शुरू हो जाएगा। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। दुर्ग के धमधा ब्लॉक के सगडी घाट में बन रहे निर्माणाधीन पुल का ढांचा आज पानी में बह गया। स्थानीय लोगों ने नदी पर जलस्तर देखने गए थे और इस दौरान निर्माणाधीन पुल का ढांचा अचानक भरभरा कर गिर गया। इस पुल को 16 करोड़ 40 लाख की लागत से बनाया जा रहा है, लेकिन शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से बहाव ने ढांचे को एक तरह से बहा दिया। अब भारत में ही कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो सकेंगे। हालांकि चीन अब फिर से देने लगा है वीज़ा, लेकिन वीज़ा के नियम कड़े कर दिए गए हैं। तो इस पर ज़्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। मानसरोवर यात्रा अगर आपको पहले करनी होती थी तो आपको चाइनीज वीजा चाहिए होता था, तभी आप ये यात्रा कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर अब आप यात्रा करना चाहते हैं तो देश में रहकर ही, यानी भारत में रहकर ही आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको उत्तराखंड जाना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार ने एक ऑल्टरनेट रूट जो है उसके बारे में जो है वो निकाला है, ताकि जो भारतीय हैं वो यहीं पर रहकर दर्शन जो है वो कर सकें। इसके लिए अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो 4 से 5 दिन आपको लगेंगे दर्शन करने के लिए। यहां से आपको काठगोदाम जाना होगा, काठगोदाम से धारचूला, धारचूला से बुद्धि, फिर नाभिडांग, नाभिड, ये सारा का सारा जो ये रास्ता है आप गाड़ी में बैठकर तय कर सकते हैं। आखिर का जो रास्ता है लगभग 2 किलोमीटर का, वो खड़ी चढ़ाई है, वो आपको पैदल तय करनी पड़ेगी। जो हाइट है वो 17,500 फीट की है। वहां से ओल्ड लिपू पास से आपको जो कैलाश के दर्शन है वो लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। आप दर्शन जो हैं वो नेकेड आई से भी कर सकते हैं। ये एक बड़ी खुशखबरी है भारतवासियों के लिए, क्योंकि पिछले 2-3 साल से यात्रा हो नहीं रही थी, पहले कोविड के कारण और फिर भारत और चाइना के बीच में जो टेंशन्स थी उसे लेकर ये यात्रा नहीं हो रही थी। अभी हालांकि ये यात्रा फिर भी शुरू हुई है, 1 मई से ये यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन इस बार जो रूल्स एंड रेगुलेशन है चाइना ने बहुत स्ट्रिंजेंट कर दिए हैं। वीजा लेना इतना आसान नहीं है और साथ में ये यात्रा इस बार एक्सपेंसिव भी बहुत हो गई है। पहले जहां पे आपको 90,000 रुपए सिर्फ देने होते थे, लेकिन इस बार जो है 1,85,000 रुपए आपको देने होंगे अगर आपको यात्रा के लिए जाना होगा। तो इस करके ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड की एक टीम जो है पूरे इन इलाकों में घूमी थी, उसने एक रिपोर्ट भी बनाई है। उत्तराखंड सरकार को वो जल्द ये रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके ऊपर वो निर्णय लेंगे। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी जो बेस ऑफ द जहां ओल्ड लिपू लेक पास का जो बेस है वहां तक उन्होंने सड़कें जो हैं वो बना ली हैं, यानी आपका जो सफर है वो इतना कठिनाईदार भी नहीं होगा। तो कैलाश मानसरोवर के दर्शन अब उत्तराखंड से हो सकेंगे। और इसी के साथ देश की बात में इतना ही। नमस्कार।